कल हम लोग अयांत्रिक तरंग के विषय में पढ़े थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अयांत्रिक तरंग को हम कल बताए थे, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग? की इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, दोनों तरह की चीजें एक साथ होती हैं। और ये जब निर्वात में गमन करता है तो इसी कंपोनेंट के द्वारा गमन करता है ना। तो इनके कुछ गुण हैं, कल हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे, आज गुण है। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं तथा निर्वात में भी गति कर सकती हैं। अनुप्रस्थ कल बताए थे कि ये तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं और निर्वात में भी गति कर सकते हैं, वैक्यूम में भी जा सकती हैं, इनके पास ये कैपेसिटी है। इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कलाओं में होती है। कला किसको कहते हैं? ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कला है ना। इनके वाइब्रेशन की जो रेंज है ऊपर से नीचे तक, ये जिस तरह से वाइब्रेशन को अपने अंदर से जो है क्रिएट करते हैं, इस तरह की इमेज, ये कला कहलाती है। तो अगर दोनों समान कलाओं में होंगे, इस तरह से मान लीजिए कि अगर ऐसा है कोई और दूसरा भी इसी तरह से जा रहा है, तो ये समान कलाएं कहलाएंगे। और यदि एक तरंग ऐसा जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, ये विपरीत कलाओं में है ना। और इनमें क्या होगा कि कलाओं का अंतर भी हो सकता है, ऐसा जा रहा है तो एक दूसरा ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो ये अलग अलग कलाओं के तरंगे होंगी। तो कला का मतलब ये होता है उसके वेग के जाने के, जिस तरह से वो करता है, वो क्रिएटिव वो होता है, उसका रेंज वो किस तरह का वो क्रिएट कर रहा है ना। वो आकृति जो होती है वो हम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वो कला को सूचित करती है। अभी इतना ही जानना है, आगे नेक्स्ट कक्षाओं में और भी चीजें, जैसे 12th में हम लोग जो है लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें कलाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, कि समान कला वाली कैसी तरंगे हैं और समान कला वाली कैसी तरंगे। इन तरंगों में संवेग होता है तथा ये प्रकाश के वेग से गति करती है। संवेग बचता है जिसमें द्रव्यमान और वेग हो, तो जिसमें द्रव्यमान और वेग होगा उसमें संवेग होगा, है ना। और जब वेग होगा तो कुछ वेट भी होगा, मास होगा, परिमास होगा उसका, और मास होगा तो और उसमें वेलोसिटी होगी, दोनों चीजें होंगी। तो ये उस वेग से गति करेंगे जिस वेग से लाइट करती है। तो हम केवल लाइट को ही इसमें उदाहरण नहीं, इसमें कॉस्मिक वेव्स भी होगा, ब्रह्मांडीय तरंगों के नाम से इनको जाना है। कॉस्मिक वेव, एक्स रेज, क्षय किरणें, एक्स किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं परावैंगनी किरणें, है ना, विजिबल रेज। विजिबल रेज यही दृश्य प्रकाश के, जो विजिबल लाइट बोले तो ज्यादा अच्छा है, विजिबल लाइट, है ना। तो दृश्य प्रकाश जो है, जो आसपास हमको दिखाई देता है, ऐसा प्रकाश जो ये 7 रंगों का जो मिला हुआ प्रकाश आपके हाथ में, ये दृश्य प्रकाश है। ये दृश्य प्रकाश जो है विजिबल लाइट, ये भी उसमें सम्मिलित है। इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश, है ना, इंफ्रारेड, जैसे आपको बताए थे कि विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट के पहले भी देखो यू अल्ट्रा विजिबल लाइट में आते हैं तो रेड आता है और लास्ट में बैगनी आता है ना, 7 रंग आते हैं। तो रेड के पहले जो है जितनी है, रेड के पहले जस्ट पहले जो है वो है इंफ्रारेड, रेड के पहले, और उसके बाद भी लाइट होती है, लेकिन हमको दिखता है केवल विजिबल 7 कलर का लाइट, समझे, 7 कलर का लाइट हम देख पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो रहा है। तो यूवी जो है, अल्ट्रावायलेट जो है, वो बैगनी के बाद, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है परावैंगनी, उसका नाम है ना। और इधर रेड के पहले जो है इसको कहते हैं अवरक्त, है ना, रक्त, लाल के पहले। इसी तरह माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे कहते हैं इनको, ये भी उस तरह की चीजें हैं। और रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, ये सब किसमें आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ये उसी का पार्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये तरंगे भी वैसे चलेंगी जिस तरह से लाइट चलेगा, समझे। वेवलेंथ अलग अलग होगी, इनकी तरंगदैर्घ्य अलग होगा, लेकिन ये चलेंगी लाइट के जैसी ही चलेंगी, है ना। अर्थात मीडियम की जरूरत है इनको नहीं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं, ये विदाउट मीडियम भी जा सकती है।
रेडिएशन जो होता है उसको मीडियम की जरूरत भी नहीं है, लाइट ऐसे ही चली जाएगी उसमें। अब इसका जो एक डायग्राम मैंने बनाया जो कल हमने बताया था कि एक्स वाई डैश एक्स एक्स है ना, तो इसमें कंपन जो होता है ये 90 डिग्री पर होगा, एक ऐसे कंपन करा तो दूसरा इसके 90 डिग्री पर ऐसे करना, और तीसरा संचरण की ये दिशा है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एक ऐसे मान लीजिए, तो ऐसे हो रहा है तो तरंग ऐसे वाइब्रेट कर रही, एक तरंग ऐसे कर रही है, तो इसके संचरण की दिशा क्या है, ये संचरण की दिशा हो रही है। तो हम बोर्ड पर से सीधा नहीं दिखा पाएंगे तो हमने तिरछा दिखा दिए, ये संचरण की दिशा को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे चल रही है, ठीक है। अब दूसरा माध्यम के कणों की गति के आधार पर, तो माध्यम है अलग अलग, उसमें माध्यम में कुछ जो है सघन माध्यम होंगे जिसमें कण बहुत नजदीक नजदीक होंगे, और विरल माध्यम होगा जिसमें कण बहुत दूर दूर होगा, है ना। ऐसी स्थिति में जो है तरंगों के चलने या वेव के चलने की दिशा, वेव के चलने का जो रफ्तार है वो थोड़ा बहुत बाधित होगा। अब देखिए इसमें आता है पहले अनुदैर्घ्य तरंग, इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। परिभाषा क्या है? जिस तरंग में माध्यम के कणों का कंपन ना विक्षोभ, कंपन विक्षोभ को ही क्या कहेंगे? तरंग। आपको कल ही बताए थे कि जब हम पानी में ढेला फेंकते हैं तो उसके में डिस्टरबेंस पैदा होता है, ये डिस्टरबेंस विक्षोभ ही क्या है? तरंग है ना। विक्षोभ जहां बोला जाए कंपन का विक्षोभ, तो आप तरंग उसका अनुमान लगाएंगे। तो तरंग के संचरण के दिशा के समानांतर हो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। जिस तरह अगर तरंग की दिशा ये है ना, ये है इसकी दिशा, तरंग इस तरह से अगर जा रहा है और वाइब्रेशन भी इसी दिशा में हो रहा, ऐसे वाइब्रेट भी ऐसे ही हो रहा है ना, तरंग इधर जा रही है और वाइब्रेशन भी ऐसे ही हो रहा है ना, कि ऐसे वाइब्रेशन भी ऐसे हो रहा है, ऐसे आगे पीछे करते करते जा रहा है। ऐसे अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो किस प्रकार के तरंग के बारे में कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, अनुदैर्घ्य तरंगों की चर्चा हो रही है ना, तरंग कहते हैं। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसको उस बोर्ड पे देखते हैं। देखो इस प्रकार के तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अभी बताए कि वाइब्रेशन होगा, मीडियम के कण में वाइब्रेशन होगा, लेकिन यहां कण जो वाइब्रेट करेंगे वो आगे पीछे करेंगे, ऐसे ना कि ऐसे। ऐसे वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे। बहुत सारे कण हैं तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने, आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इस प्रकार के एक तरंग में कण से तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो हमको ये एक प्रकार का गुण भी है, हो गया उसका, है ना। ऐसे गुण में अलग से हमने लिखा है, ये तरंगे संपीडन तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं। जैसे देखिए आप स्प्रिंग का लेते हैं तो स्प्रिंग को आप खींच के, दूर से कोई बड़ा स्प्रिंग है और आपने क्या किया, उसको खींचा और फिर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कहीं पर सिकुड़ेगी, कहीं पर फैलेगी, कहीं पर सिकुड़ेगी, कहीं पर फैलेगी। तो जहां सिकुड़ रही है वो कहलाएगा संपीडन, और जहां फैल रही है वो क्या कहलाएगा, विरलन, है ना। तो यही यहां चलती है। इसमें बोलने की रफ्तार जब हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहां पर कण मौजूद है, ठीक है ना। तो जो नजदीक वाले कण यहां पर थे मौजूद, हमने बोला तो क्या एनर्जी निकली, इसने क्या किया, उसको प्रेस किया, तो इसने प्रेस करने के बाद ये यहां पर जो है एक जगह जमा हो गई, फिर ये फैली तो आगे वाले को क्या किया, प्रेस किया, फिर आगे वाला सिकुड़ा, फिर वो फैला, फिर आगे वाले को, इस तरह से चल रही है और इस तरह से आपके कानों तक आगे बढ़ रही है। ये हवा में जो बंद करो, तो हवा में ये कण इस प्रकार से फैलते सिकुड़ते आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इनमें
वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है। तो ये हमने दिखाया कि यहाँ कण क्या है, नजदीक है, यहाँ कण दूर है, यहाँ कण फिर नजदीक है, फिर यहाँ कण दूर है। इसको अगर जो है इस तरह से लाइनिंग से दिखाए तो यहाँ नजदीक लाइन है, फिर जो है दूर लाइन है, फिर नजदीक है, फिर दूर है। इस तरह से स्ट्रेच करके थोड़ा सा नजदीक होता है और लिसनर सुनने वाले के कानों में ये इस प्रकार पहुंचे। इसीलिए आपको एक जैसी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे, है ना। हवा से भी दूर कोई बोल रहा है और हवा, आप यहाँ खड़े हैं तो उसकी आवाज कभी तेज सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है, कभी तेज कभी कम। ऐसा क्यों हो रहा है? वही संपीडन और विरलन हो रहा है, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, है ना, दोनों चीजें हो रही हैं। अब ये तरंग ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, तीनों मीडियम में ये जा सकती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों माध्यम में ये जा सकते हैं। माध्यम में चलने वाले तरंगे हैं, निश्चित है मीडियम की जरूरत है इसको, मीडियम है तो ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ये जा सकती है। क्योंकि संपीडन और विरलन की बात है तो ये गैस है, यहां संपीडन विरलन हो सकता है, ठोस में भी संपीडन विरलन हो सकता है। वाइब्रेशन कर रहे हैं कण आगे पीछे तो ये नजदीक हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, नजदीक हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। और लिक्विड में भी हो सकता है, पानी आगे की ओर प्रेस करेगा, उसके कण नजदीक आएंगे, फिर फैलेंगे, फिर नजदीक जाएंगे, ये करके आगे से पीछे की ओर जाएगा, है ना। ऐसा आप करके भी देखे हैं कि पानी एक जगह रहता है, जब आप उसको मारते हैं तो वो पानी टकरा के एक जगह जमा होता है, कहीं ऊपर उठता है, फिर वो फैलता है, फिर ऊपर उठता है, फिर फैलता है। ऐसे ये चीजें होती हैं, संपीडन और विरलन की प्रक्रिया होती है ना। तो ये हुआ। उसके बाद ऐसा है, अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण होने के माध्यम से दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है ना। इसमें प्रेशर और डेंसिटी चेंज करती है। जहां नजदीक है वहां प्रेशर बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, कण नजदीक आएंगे घनत्व बढ़ेगा, फिर जहां दूर जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा और घनत्व घट जाएगा, फिर जहां नजदीक आएगा वहां प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, है ना। इसी तरह घनत्व कम ज्यादा होते रहता है, चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है ना। अब अगला हमारा है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? जिस तरंग में माध्यम के कणों का कंपन विक्षोभित, माध्यम के कणों का कंपन अर्थात वितरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तब उसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इसमें पहले वाले में हमने देखा कि वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से तरंगे आगे बढ़ रही है ना। स्प्रिंग लाइक की बोले तो इस तरह से आगे पीछे सिकुड़न फिर विरलन तक ऐसे करके। लेकिन इसमें तरंगे ऐसे नहीं बनेंगे, इसमें तरंगे ऐसे बढ़ेंगे, ऊपर नीचे ऐसे करके। इनमें ऐसा होगा इस तरह से, मतलब ये आपके संचरण की दिशा, इस पर ये 90 डिग्री पर जाएगा, फिर ये जाएगा इस पर, ये 90 डिग्री पर जाएगा, ऐसे करके ऊपर नीचे। जब ऐसा हो रहा हो तो आप समझिए कि ये तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब इस तरह से डायग्राम देखिए, ये कंपन है, ऊपर नीचे कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है ना, और तरंग में ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है और इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट जो खुला हुआ है इसको स्ट्रिंग कहा जाता है, नीचे वाले जो धसे हुए है इसको गर्त कहा जाता है ना। तो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में तरंगे आगे बढ़ती हैं। अब गुण क्या है कि ये तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। एक श्रृंग होगा, एक गर्त होगा, एक श्रृंग होगा, एक गर्त, ऊपर वाला श्रृंग होगा, नीचे वाला गर्त होगा, श्रृंग गर्त। और पहले वाला किसमें बढ़ रहा था, संपीडन विरलन, और ये बढ़ रहा है श्रृंग गर्त, इस तरह से बढ़ रहा है। एक श्रृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनता है। एक ये श्रृंग हो गया, एक गर्त, तो ये एक तरंग बन गया, यहां तक एक तरंग। ये ठोस माध्यमों में तथा द्रव माध्यमों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है, परंतु द्रवों के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती। ठोस माध्यम में होगा, है ना, द्रवों के ऊपरी सतह पर दिखाई देता है, आपको ऐसे ऐसे दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे नहीं हो पाता है, उसके अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां कणों में जो है वेग उतना उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। सतह पर होगा, फ्री पार्टिकल्स हैं, वहां कुछ ऊपर भी हैं,
वो सतह, वो ऐसा हो रहा है लेकिन अंदर में नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक है। अब थोड़ा इसमें उसमें हम लोग ध्वनि तरंग में देखे थे, हवा में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है पहले में। देखो, अनुप्रस्थ तरंग के संचरण होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में भी परिवर्तन होता है। इसमें भी वही होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे पानी में ढेला मारते हैं तो देखते हैं ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ धस रहा है, ऊपर ज्यादा हो रहा है, नीचे धस रहा है। तो जहां ऊपर की ओर जा रहा है प्रेशराइज हो रहा है, नीचे प्रेशर कम, फिर ऊपर, ऐसे करके प्रेशर में भी, डेंसिटी में भी, प्रेशर में, दोनों में चेंजिंग आता है इसमें। उदाहरण डोरी में कंपन एवं प्रकाश तरंग। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें देखिए, इसमें उदाहरण में आपको एक बात लिखा है हमने कि द्रवों तथा गैस के अंदर ये उत्पन्न नहीं होती, तो यहाँ लाइट कैसे उत्पन्न हो रही है, यहाँ कैसे संचरण कर रही है, यहाँ तो गैस है ना, आपने डोरी में भी देखा है ना। अब इसका उदाहरण देखो, उसके पहले वाले में देखिए, अनुप्रस्थ तरंग के पहले अनुदैर्ध्य तरंग जो है, साउंड, साउंड में आपने ताली बजाया, ताली बजाते हुआ क्या होगा, यहाँ के कण दूर एक एकाएक दूर हो गए होंगे, फिर यहाँ जो कण मौजूद हैं उन पर प्रेशर हुआ होगा, फिर वो है ना। तो क्या आप एक समान ताली की आवाज सुनाई देती है? नहीं, धीरे धीरे क्वांटिटी घटती बढ़ती घटती बढ़ती रहती। अगर एक जैसी रहती तो वो हमेशा एक जैसी सुनाई पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या बताया कि इसमें डोरी के कंपन में प्रकाश क्या है, डोरी को आपने ऐसे झटक दिया तो आप देखते हैं ऐसे फॉर्मेशन होता है ना, एक बार झटक देते हैं। लाइट में भी बताए, लाइट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसमें भी ऊपर नीचे ऐसे श्रृंगार के रूप में चलते हैं, तो ये हो गया। अब ऊर्जा संचरण के आधार पर भी हम बताए तो दो प्रकार के तरंग होते हैं, एक प्रगामी होती है, एक अप्रगामी, है ना। तो प्रगामी तरंग क्या है, इसके पढ़ेंगे। वेग तरंगे जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं उनको क्या कहेंगे, प्रगामी तरंगे। एक फिक्स वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के साथ इसके मान में परिवर्तन होता रहेगा, तो इसको प्रगामी तरंग कहेंगे, या प्रोग्रेसिव वेव, हमेशा प्रोग्रेस करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी इसकी इंटेंसिटी बढ़ते रहे हैं, जो हम बोले कि इसके मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो इसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो गुण क्या है, इन तरंगों में सभी कण एक समय या दूसरे समय पर अधिकतम विस्थापन प्राप्त करते हैं। जितने भी पार्टिकल हैं इसको बनाने वाले कण, इसको, तो ये क्या होंगे, ये एक समय में निश्चित विस्थापन, अधिकतम विस्थापन प्राप्त करेंगे, अधिकतम दूरी तय करेंगे, इसमें जितनी हो सके उतना दूरी तक ये जाने की कोशिश करेंगे, इसमें होगा। दूसरा क्या है, माध्यम में ऊर्जा तथा संवेग का संचरण एक कण से दूसरे कण में होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ये ट्रांसफर करती रहती है। तीसरा है, कणों की गति का कला निरंतर परिवर्तित होता है। कला आपको बताया उसमें कि एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चल रहा है, इनमें कला में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसका बच गया दूसरा नंबर, है ना, अप्रगामी तरंग। और इन तरंगों को पढ़ने के बाद तब हम लोग साउंड वेव्स में पढ़ेंगे, तब साउंड में थोड़ा सा और भी परिभाषाएं, आवृत्ति, आवर्तकाल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।